एवरीवन वेलकम बैक टू योर चैनल। ये पार्ट 2 है हेलोल्कीन्स एंड हेलोइरीन्स का। जिन्होंने पार्ट फर्स्ट नहीं देख रखा है इस चैप्टर का, वो पहले वो देखें, दैन केमिकल रिएक्शंस पर मूव करें, मतलब इस पार्ट को देखें। केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलोएल्कीन्स। तो 3 तरह की मेजर रिएक्शन ये शो करता है, जैसे कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। उसमें न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, सब्स्टिट्यूट करेगा, दूसरे न्यूक्लियोफाइल को निकाल करके अपनी उसकी प्लेस ले लेगा। एलिमिनेशन रिएक्शन, कुछ एलिमिनेट होगा रिएक्शन विद मेटल्स। ये 3 पार्ट हम देखने वाले हैं। सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, यू हैव लर्न इन क्लास 11 दैट न्यूक्लियोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। तुम्हें ऑलरेडी पता है जो न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, नेगेटिव स्पीसीज होती हैं जो पॉजिटिव पर अटैक करती हैं। देयरफॉर दे अटैक एट द पार्ट ऑफ सब्सट्रैक्ट मॉलिक्यूल इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, मतलब जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, मीन्स जहाँ पर पॉजिटिव होगा। ठीक है, दिस द रिएक्शन इन विच a nucleophile replace already existing nucleophile in a molecule is called nucleophile substitution reaction। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑलरेडी कोई न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है, कोई नेगेटिव स्पीसीज प्रेजेंट है, बाहर से तुमने किसी और नेगेटिव स्पीसीज की रिएक्शन करा दी और उन्होंने क्या करा, उसको हटा करके अपनी जगह ले ली। ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि न्यूक्लियोफाइल ने सब्स्टिट्यूट कर दिया किसी अनदर न्यूक्लियोफाइल को। हेलोल्कीन्स आर subtract in these reactions, मतलब हेलोल्कीन में इस तरह की रिएक्शन होती हैं। इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन अ न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट्स विद हेलोल्कीन हैविंग अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन द कार्बन एटम बॉन्डेड टू हेलोजन। अब हेलोजन से जो बॉन्डेड कार्बन एटम होगा उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, जैसे कि हमने पढ़ रखा है कि कार्बन और हेलोजन के बीच का बॉन्ड पोलैरिटी होती है उनके बीच में, क्योंकि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है हेलोजन की वो ज़्यादा होती है। इसी वजह से कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अब बाहर से कोई न्यूक्लियोफाइल के साथ तुम रिएक्शन करा रहे हो तो वो पार्शियल पॉजिटिव वाले कार्बन पर अटैक करेगा और न्यूक्लियोफाइल को हटा देगा। ठीक है, इस तरीके से रिएक्शन होती है। जैसे ये कोई न्यूक्लियोफाइल है, नेगेटिव स्पीसीज़ है ना, और यहाँ पे कार्बन बॉन्डेड था हेलोजन के साथ, इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब क्या करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल आकर के इसको हटा देगा और इसकी जगह ले लेगा और कुछ इस तरीके से बन जाएगा। इस तरह की रिएक्शन को बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल क्लासेस ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस ऑफ एल्किल हैलाइड, जो काफ़ी उपयोगी रिएक्शंस में से आती है ये एल्किल हैलाइड की। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ एल्किल हैलाइड्स RX। जैसे अगर तुम ये लोगे तो तुम्हें OH हाइड्रोक्सिकल ग्रुप मिलेगा, सब्स्टिट्यूएंट ये मिलेगा, अल्कोहल बन जाएगी तुम्हारी RX से। वाटर लोगे तो तुम्हारा तब भी अल्कोहल बनेगा। ठीक है, इस तरीके से दे रखा है टेबल, आपको ही देखनी है, समझ लेना, मेरा काम समझाना है, आगे को खुद देख लेना टेबल अच्छे से। ठीक है, नाउ ग्रुप्स लाइक cyanides and nitriles processes 2 nucleophile centers and are called ambidentate nucleophiles। तो न्यूक्लियोफाइल्स तुम्हें पता चल गया नेगेटिव स्पीसीज होती हैं, लेकिन जैसे साइनाइड CN हो गया और तुम्हारा नाइट्राइल हो गया NO हो गया, तो इनमें ना ऐसा होता है जो नेगेटिव चार्ज है, जो इलेक्ट्रॉन्स डोनेशन करते हैं ना, वो 2 एटम्स कर सकते हैं एक ही मॉलिक्यूल के अंदर। ऐसे न्यूक्लियोफाइल्स को हम एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल्स बोलते हैं। देखो जैसे साइनाइड है तो ये नाइट्रोजन के थ्रू भी और कार्बन के थ्रू भी, दोनों साइड से क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकता है, इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल्स। ठीक है, अब आ जाता है मैकेनिज्म। देखो यहाँ पे भी वही चीज़ एक्सप्लेन की गई है, यहाँ पे नाइट्राइल के बारे में एक्सप्लेन की गई है कि नाइट्रोजन के थ्रू और ऑक्सीजन के थ्रू, दोनों के थ्रू क्या कर सकते हैं हम, लेकिन एट अ टाइम एक के थ्रू ही होगा, ऐसा नहीं कि दोनों कर रहे हैं, एक टाइम पर एक ही डोनेट करेगा, लेकिन हाँ एक ही मॉलिक्यूल में 2 कर सकते हैं, इसीलिए इसको एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। मैकेनिज्म पढ़ने वाले हैं हम। दिस रिएक्शन हैज़ बीन फाउंड टू प्रोसेस बाय 2 डिफरेंट मैकेनिज्म्स। अब जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसके 2 तरह के मैकेनिज्म्स हो सकते हैं। सबसे पहला मैकेनिज्म है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाई मॉलिक्यूलर SN2। ठीक है, इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, SN2, या फिर इस मैकेनिज्म को बोलते हैं SN2 मैकेनिज्म। किसी का है, न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का ही है, लेकिन 2 मैकेनिज्म ये शो करता है। द रिएक्शन बिटवीन methyl chloride and hydroxyl ion to yield methanol chloride ion follows a second order kinetics। second order kinetics पढ़ा है तुमने। second order reaction जो होती है, जो second order reaction मतलब जिसमें जो रिएक्शन की कॉन्सेंट्रेशन है ना, वो अगर 2 रिएक्टेंट के ऊपर कॉन्सेंट्रेशन डिपेंड कर रही है ना, तो उसको हम बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर। अगर एक के ऊपर डिपेंड कर रही होती है तो फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा अभी मैं आगे पढ़ाऊंगी, ये जो हमारा ये होता है ना न्यूक्लियोफाइल, इसकी कॉन्सेंट्रेशन पर भी SN2 के मैकेनिज्म का जो रेट है ना वो डिपेंड करता है। अब समझो ज़रा,
क्या होता है इसमें ना रिएक्शन होगी तुम्हारी, ये हमारा न्यूक्लियोफाइल हो गया, ये हमारा एल्किल हैलाइड हो गया, इस पर अटैक होता है। और एक ही टाइम पे जिस कार्बन से तुम्हारा क्लोरीन मतलब निकल रहा होता है, न्यूक्लियोफाइल निकल रहा होता है, और तुम्हारा दूसरा न्यूक्लियोफाइल अटैक हो रहा होता है, ये दोनों चीज़ें एक साथ हो रही होती हैं और इस तरीके से एक इंटरमीडिएट फॉर्म बन जाती है। फर्दर ये निकल जाता है और ये अटैच हो जाता है। तो एक टाइम पे इंटरमीडिएट स्टेट में कार्बन की 5 वैलेंसीज होती हैं। देखो एज यू कैन सी 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। हाँ, द अबव रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड डायग्रामेटिकली एज शोन इन द फिगर। अगर डायग्राम के थ्रू देखा जाए तो कुछ इस तरह से होता है। ये तुम्हारे हाइड्रोजन अटैच है, ये न्यूक्लियोफाइल है तुम्हारा, ये कोई अनदर न्यूक्लियोफाइल है जो ऑलरेडी अटैच है, मीन्स हाइड्रोजन होगा। अब ये क्या है, ये इस वाले कार्बन पर अटैक करता है, बैक साइड अटैक हो रहा है, सामने से अटैक नहीं कर रहा है, क्योंकि सामने से अटैक करेगा दोनों नेगेटिव स्पीसीज एक दूसरे को रेपेल करेंगी, इसीलिए बैक साइड अटैक होता है इस वाले कार्बन के ऊपर। तो इट डिपिक्ट्स अ बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफाइल substitution SN2 reaction, the incoming nucleophile interact with the alkyl halide causing the carbon halide bond to break। अब क्या करता है, जो हमारा न्यू न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करता है कार्बन के ऊपर, ताकि जो ऑलरेडी एग्जिस्ट बॉन्ड है, यानी कि जो पहले से ही बॉन्ड बन रखा है, वो टूट सके। Hence इट कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड फॉर्म बिटवीन द कार्बन। अब अगर तुम्हारा जो न्यूक्लियोफाइल बाहर से आ रहा है वो हाइड्रोक्सिकल है, तो ऑक्सीजन जुड़ेगा किससे, कार्बन से जा करके। These two प्रोसेसेस टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, और ये प्रोसेस एक के बाद एक होती हैं, ठीक है। सिंगल स्टेप और नो इंटरमीडिएट इज फॉर्म, मतलब सिंगल स्टेप है, ये इंटरमीडिएट नहीं बोल सकते इसको, लेकिन फिर भी एक तरीके से थोड़े टाइम के लिए तो ये बन ही रहा है, ठीक है। तो यही एक्सप्लेनेशन दे रखी है इसमें एज रिएक्शन। फर्दर मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि किस तरीके से होता है, वही चीज़ इन्होंने लिख रखी है, मैंने बता दिया कैसे होता है कि न्यूक्लियोफाइल है वो कार्बन पर अगर अटैक करता है फिर ये निकल जाता है, ऑलरेडी एग्जिस्ट बॉन्ड, ठीक। अब यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि बैक साइड अटैक होता है इसलिए इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन है। व्हाट इज़ इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, देखो पहले यहाँ पे कार्बन से इस साइड पे न्यूक्लियोफाइल अटैक होता है, लेकिन जो प्रोडक्ट बनता है वहाँ पे तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल दूसरी साइड अटैक हो जाता है, दूसरी साइड से जुड़ जाता है, इसको बोलते हैं कि ये इन्वर्ट हो गया। दिस इज़ कॉल्ड इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। पहले जो कॉन्फ़िगरेशन था उससे उल्टा कॉन्फ़िगरेशन हो गया, इन्वर्ज हो गया। तो क्यों होता है, क्योंकि ये बैक साइड अटैक करता है, और बैक साइड अटैक करने का रीज़न भी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, क्योंकि सामने से अटैक नहीं कर सकता ना, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये भी न्यूक्लियोफाइल है, ये सामने से अटैक करने लगा तो इनके बीच रिपल्शन नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये भी नेगेटिव स्पीसीज़ है, ये भी नेगेटिव स्पीसीज़ है, दोनों पर नेगेटिव चार्जेस हैं, तो कैसे एक दूसरे को तो रिपेल करेंगे ना, तो ये पॉसिबल नहीं है। बैक साइड अटैक होता है और उसकी वजह से इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलता है। इन द ट्रांजिशन स्टेट कार्बन इज साइमेंटली बॉन्डेड टू द 5 एटम्स। ये भी मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। इस स्टेट में जब एक न्यूक्लियोफाइल जुड़ रहा होता है, दूसरा न्यूक्लियोफाइल निकल रहा होता है, उस स्टेट पे कार्बन की जो कुछ टाइम के लिए वैलेंसी क्या हो जाती है, या फिर कार्बन बोल लो कि 5 एटम्स के साथ अटैच होता है, वैलेंसी उसकी 5 हो जाती है उस केस में। सिंस द रिएक्शन रिक्वायर्स अप्रोच टू द न्यूक्लियोफाइल टू द कार्बन बियरिंग द लीविंग ग्रुप, इसीलिए क्या है कि लीविंग ग्रुप अगर जितना बेटर होगा, मतलब अच्छे से लीव करके चला जाएगा, उतना अच्छा है रिएक्शन के लिए। द प्रेजेंस ऑफ बल्की सब्स्टिट्यूएंट ऑन द नियर कार्बन एटम्स हैव अ ड्रामेटिक इनहिबिटिंग इफेक्ट। अब क्या है, अगर कार्बन के पास आसपास बल्की ग्रुप जुड़े रहेंगे, बल्की ग्रुप का मतलब होता है काफ़ी हैवी ग्रुप, तो न्यूक्लियोफाइल के लिए ना अटैक कर पाना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। मेरी बात समझ में आई? मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि अगर इस कार्बन के पास ना बहुत हैवी ग्रुप अटैच्ड हो जाएं, तो ये न्यूक्लियोफाइल तो अटैक कर ही नहीं पाएगा ना कार्बन पे। इसलिए हम सोचते हैं कि कार्बन के पास ना हल्के ग्रुप जुड़े हों, जैसे हाइड्रोजन ही जुड़े हों। अब अगर हमने मैथिल क्लोराइड का एग्जाम्पल लिया था, तो कार्बन की बाकी की 3 वैलेंसी हाइड्रोजन के थ्रू फुलफिल हो रही हैं, जो कि बल्की ग्रुप नहीं होते, तो इसमें अच्छा खासा SN2 मैकेनिज्म देखने को मिल सकता है। तो मिथाइल हैलाइड्स रिएक्ट मोस्ट रैपिडली इन SN2 रिएक्शन बिकॉज देयर आर ओनली 3 स्मॉल हाइड्रोजन एटम्स। मैंने बताया अभी ऑलरेडी, मैं समझा रही हूँ तुम्हें कि जो मेथिल क्लोराइड है ना, उसमें क्या है, हाइड्रोजन एटम्स जुड़े होते हैं, और वो SN2 रिएक्शन बड़ी तेज़ी से देती रहती है, क्योंकि आसपास कोई बल्कि ग्रुप नहीं है, और जो तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल अटैक कर पा रहा है बैक साइड, वो ईजिली कर पा रहा है। लेकिन जो टर्शरी हैलाइड्स होते हैं, यानी कि कार्बन जो है वो 3 कार्बन से और अटैच है, तो बल्किनेस बढ़ जाती है, और वो बहुत कम रिएक्टिव होते हैं टूवर्ड्स SN2 मैकेनिज्म बिकॉज ऑफ बल्की ग्रुप्स। वो हिंडर कर देते हैं, अप्रोच ही नहीं करने देते न्यूक्लियोफाइल को। इसीलिए जो ऑर्डर होता है SN2 मैकेनिज्म का, वो क्या होता है, पहले प्राइमरी हैलाइड्स आएंगे, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी। समझ रहे हो?
ये होता है। फिर सेकेंड मैकेनिज्म पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर SN1 मैकेनिज्म। सो SN रिएक्शन जनरली कैरिड आउट इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स। अब ये एक एज अ फैक्ट लर्न कर लो, जो SN1 मैकेनिज्म है वो ज़्यादातर क्या है, पोलर सॉल्वेंट्स में, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स में क्या है होता है, जैसे कि वाटर हो गया पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में, अल्कोहल हो गया, एसिटिक एसिड हो गया, इस तरीके से। The rate of reaction depends upon the concentration of only one reactant, और वो क्या होता है तुम्हारा एल्किल हैलाइड विच इज़ टोट ब्यूटल ब्रोमाइड। मतलब यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, तो जो एल्किल हैलाइड SN1 मैकेनिज्म करेगा उसी की कॉन्सेंट्रेशन पे तुम्हारा रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है, ना कि न्यूक्लियोफाइल जो अटैक करने आ रहा है उसकी कॉन्सेंट्रेशन पे। ये सिर्फ ये क्या है, हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। SN1 मैकेनिज्म इज़ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जिसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किसकी कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे एल्किल हैलाइड की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है। उसे न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन जो अटैक करने वाली है उससे कुछ लेना देना होता ही नहीं है, कितनी कॉन्सेंट्रेशन लो मत लो उससे मतलब नहीं है। अभी हमारा टर्शरी एल्किल हैलाइड था, इस पर हमने न्यूक्लियोफाइल अटैक कराया और ये हमारा बन गया, ठीक है, हमारा लिविंग ग्रुप निकल गया ब्रोमीन और हमारा अल्कोहल बन गया, ठीक। तो इट ऑकर्स 2 स्टेप। अब इस रिएक्शन को होने में ना 2 स्टेप्स लगेंगे। सबसे पहला स्टेप होगा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। सबसे पहले हमारा कार्बोकेटाइन बनेगा। कैसे बनेगा, कार्बन और ब्रोमीन का बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, ब्रोमीन अपने इलेक्ट्रॉन्स ले जाएगा और कार्बन पे कुछ नहीं बचेगा, कार्बन पाएगा पॉजिटिव चार्ज, और जब कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जब तुम्हारा OH नेगेटिव पॉजिटिव देख के एकदम से खटाक से उसके साथ जाकर अट्रैक्शन कर लेगा और तुम्हारा अल्कोहल बन जाएगा। तो दिस रिएक्शन हैपेंस इन 2 स्टेप। सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, सेकेंड है अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन दी कार्बोकेटाइन, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे स्टेप 1 पे क्या हो गया, कार्बोकेटाइन बन गया, मैंने बताया था ना, ब्रोमीन निकलेगा कार्बोकेटाइन बनेगा। फर्दर क्या होगा, कार्बोकेटाइन पर ये अटैक करेगा। अब ये तो स्लो स्टेप है, कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन इज अ स्लो स्टेप एंड इट इज़ फास्ट स्टेप, और जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है वो ऑलवेज स्लो स्टेप होता है, तो दिस इज़ द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। एंड ये फास्ट क्यों है भाई, अट्रैक्शन हो रहा है यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव के बीच, ये तो फास्ट होगा ही, ठीक। स्टेप फर्स्ट इज द स्लोएस्ट एंड रिवर्सिबल स्टेप, ये वापस में रिवर्स भी हो सकता है, ये वापस में ये भी बन सकता है, ठीक है। देखो ये भी साइन दे रखे हैं तुम्हें रिवर्सिबल रिएक्शन का। एंड द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द स्लोएस्ट स्टेप, मैंने बता दिया। द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ओनली ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। 3 डिग्री एल्किल हैलाइड्स अंडरगो SN रिएक्शन वेरी फास्ट। अब जो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है बिल्कुल उल्टा सीक्वेंस SN2 से, SN1 का मैकेनिज्म जो होता है SN2 के मैकेनिज्म से उल्टा ही है, अलग ही है वो तो, लेकिन जो ऑर्डर है वो भी डिफरेंट है। जैसे यहाँ पे SN2 में प्राइमरी सबसे ज़्यादा SN2 देते थे, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी। SN1 मैकेनिज्म में सबसे ज़्यादा जो फास्ट रिएक्शन देते हैं वो तुम्हारे 3 डिग्री एल्किल हैलाइड्स होते हैं, मीन्स टर्शरी वाले, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। रीज़न होता है बिकॉज दी हाईली स्टेबिलिटी ऑफ 3 डिग्री कार्बोकेटाइन्स, क्योंकि यहाँ पे कार्बोकेटाइन बन रहा है। अब कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा, उसी पर तो डिपेंड करेगा तुम्हारा रेट। अब 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होता है, इसीलिए SN1 मैकेनिज्म उसमें देखने को हमें मिलता है। वी कैन सम अब द ऑर्डर ऑफ एल्किल हैलाइड्स टुवर्ड SN1 एंड SN2 रिएक्शन, इस तरीके से, ठीक है। ये हमारा टर्शियल हैलाइड है, इसमें SN2 मैकेनिज्म इस तरीके से बढ़ेगा और इसमें इस तरीके से, ठीक। For the same reaction, allylic and benzylic halides show highly reactivity towards SN mechanism because of the carbocations। जब बनते हैं उनमें क्या जाता है, रेजोनेंस के थ्रू वो स्टेबलाइज हो जाते हैं। देखो यहाँ पे तुम सीधा फंडा ये रखो कि SN1 मैकेनिज्म में ना अगर तुम्हें कराना है ना तो तुम्हें ये देखना पड़ेगा बनने वाला कार्बोकेटाइन स्टेबल होना चाहिए। अगर किसी भी तरीके से रेजोनेंस के थ्रू जो स्टेबिलिटी मिलती है ना वो तो बहुत ही बढ़िया मानी जाती है। ऑलरेडी 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, अच्छी बात है, स्टेबल कार्बोकेटाइन, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है और थोड़ा सा हाँ कम है 3 डिग्री कंपैरिजन में, बट ओके है। लेकिन 1 डिग्री कार्बोकेटाइन कहाँ स्टेबल होता है ना। लेकिन अगर हम देखें एलाइलिक और बेंजाइलिक हैलाइड्स के बारे में तो वो रेजोनेंस स्टेबलाइज होते हैं, जिसकी वजह से वो काफ़ी अच्छे खासे SN1 रिएक्शन को शो करते हैं। ये देखो यहाँ पे क्या हो रखा है, रेजोनेंस हो रखा है, यहाँ पे भी रेजोनेंस हो रखा है। ये बेंजाइलिक का एग्जाम्पल है और ये एलाइलिक का एग्जाम्पल है। चलो अब ये होता है तुम्हारा एल्किल हैलाइड, क्योंकि बॉन्ड टूटना है इनके बीच का और RI का बॉन्ड इजीली टूट जाता है, इसलिए इनका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये होता है, ठीक बात है ना। आगे बढ़ जाते हैं। लीविंग ग्रुप बढ़िया होने चाहिए भाई। फ्लोरीन बहुत तेज़ी से अच्छा खासा बॉन्ड बना के रखता है टाइट वाला, तो ये इतना अच्छा लीविंग ग्रुप नहीं है। लेकिन आयोडीन बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप है, ठीक है, क्योंकि इसका साइज़ बड़ा होता है, इनकी बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाती है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। ना हो जाता है स्टीरियो
केमिकल एस्पेक्ट्स के से रिलेटेड हम बात पढ़ेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स समझेंगे क्या क्या होता है। ऑप्टिकली एक्टिविटी क्या होती है, कायरलिटी क्या होती है, रिटेंशन क्या होता है, इन्वर्जन क्या होता है, एंड रेसमाइजेशन क्या होता है। ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है, देखो कुछ जैसे सपोज कोई भी हमारा कंपाउंड है, उसका हमने सॉल्यूशन लिया, उसमें हमने प्लेन पोलराइज लाइट डाली। प्लेन पोलराइज लाइट तुम्हें पता है ना, फिजिक्स में पढ़ा होगा पोलराइज लाइट क्या होती है, ठीक। जिसके सारे कंपोनेंट्स एक ही डायरेक्शन में हम अगर कर दें, लाइट के सारे कंपोनेंट्स अगर हम एक ही डायरेक्शन में कर दें तो उसको हम बोलते हैं प्लेन पोलराइज लाइट। तो ऑप्टिकली एक्टिविटी क्या होती है, हमने कंपाउंड लिया, कंपाउंड में से हमने लाइट पास कराई, अगर वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोड़ देगा लाइट को तो उसको हम बोलते हैं ये ऑप्टिकली एक्टिव है। और ये कम्प्लीटली क्या है, इसको मतलब ऑप्टिकल एक्टिविटी हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही डिफाइन करते हैं। अब अगर क्लॉकवाइज घुमा दे रहा है तो उसको हम बोलेंगे प्लस से डिनोट करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज घुमा देगा तो माइनस से डिनोट करते हैं। LD इस तरह के कॉन्फ़िगरेशन से भी इसको डिनोट करते हैं। तो ऑप्टिकली एक्टिविटी समझ में आ गया क्या होता है। अगर तुम्हारा कंपाउंड जो भी है ना, जो भी तुम्हारा कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड है तुमने लिया है, वो उसमें से तुमने प्लेन पोलराइज लाइट को गुजारा और वो उसको या तो लेफ़्ट साइड या फिर राइट साइड घुमा देता है, कोई सी भी साइड घुमा सकते हैं, तो वो ऑप्टिकली एक्टिव है, अदरवाइज ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए कायरल होना पड़ता है। अब कायरलिटी पढ़ेंगे क्या होती है, मॉलिक्यूलर असिमेट्री है, कायरल है या एनेंटियोमर है, इस बारे में पढ़ेंगे। देखो कायरलिटी कुछ इस तरह से होती है, कुछ इमेजेस ऐसी होती हैं, तुमने उसकी मिरर इमेज निकाली, अगर वो मिरर इमेज कम्प्लीटली इमेज पर, ये कोई हैंड था और ये उसकी मिरर इमेज है और ये एक दूसरे पर सुपर इम्पोज नहीं हो पाएंगी ना, इसीलिए ये कायरल है, ठीक है। अगर सुपर इम्पोज हो पा रही हैं तो अकायरल होंगी, ठीक है। ये अकायरल है, ये कायरल है, इस तरीके से। तो कायरलिटी समझ में आ गई। कायरल वो होती हैं जो अपनी मिरर इमेज पर सुपर इम्पोज नहीं हो पाती, ठीक। जैसे हमारे हैंड, हमारे लेग्स, हैंड वही है लेकिन उसकी मिरर इमेज एक दूसरे पर सुपर इम्पोज नहीं हो पा रही, तो ये कायरलिटी है। इसमें कायरलिटी नहीं है क्योंकि ये एक दूसरे पर सुपर इम्पोज हो जाएंगी। मेरे ख्याल से यहाँ तक तो क्लियर होगा। तो ये अकायरल है और ये कायरल है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। ये देखो, ये तुम्हारा कंपाउंड है, उसकी मिरर इमेज है, ठीक 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 ठीक। अब ये रोटेट करके एक्चुअल में ये वही है, ठीक है। तो ये क्या है, अकायरल है, इस तरीके से अकायरल मॉलिक्यूल है। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी, ठीक। अब एक हम पढ़ेंगे, मैं इसको सीधा एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी तुम्हें। 3 टर्म्स हमारी रह गई, रिटेंशन है ना, रिटेंशन, इन्वर्जन, रिटेंशन एंड रेसमाइजेशन। ये क्या होता है रिएक्शन के बीच में। देखो एक पर्टिकुलर कंपाउंड है ये, इसको ध्यान से ऑब्जर्व करो। मैं तीनों चीज़ एक ही उसमें क्लियर करूँगी। अब एक ही फंडे में क्या होता है, ये हमारा एक रिएजेंट था, हमने इसकी रिएक्शन कुछ कराई वाई से और हमारा ये बना, मीन्स एक्स हट गया और ये बन गया, ठीक है। क्या तुम यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व कर पा रहे हो, इसका कन्फिग्रेशन चेंज हो गया, दिख रहे हो तुम्हें। यहाँ पे इन्वर्जन हो गया, जो मैंने सिखाया था ना तुम्हें इन्वर्जन कैसा होता है SN2 मैकेनिज्म में, अभी पढ़ा के आ रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे वही चीज़ हो गई, इन्वर्ट हो गया ना। देखो देख पा रहे हो तुम, यहाँ पर x था लेकिन अब x इधर की साइड मुड़ गया, यहाँ पे कहीं ना कहीं y ने बैक साइड अटैक करा होगा तो ही इन्वर्जन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे B प्रोडक्ट अपना बन गया, यहाँ पे x की जगह पर सीधा सीधा y जाके जुड़ गया, यहाँ पे अपना A बन गया, और एक हो गया कि हमें ये भी मिल रहा है और ये भी मिल रहा है। तो जो इन्वर्जन होता है वो तो ये होता है SN1 मैकेनिज्म में, इसको हम बोलते हैं अगर वैसा ही कॉन्फ़िगरेशन मिल जाए, मीन्स न्यूक्लियोफाइल हटा तो दे इसको और वहीं जुड़ जाए, बिल्कुल वैसा का वैसा ही कन्फिग्रेशन मिल जाए, इसको हम बोलते हैं रिटेंशन। क्या बोलते हैं, रिटेंशन। मीन्स तुमने कोई न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन कराई और वो एग्जैक्ट उसी की जगह पे आकर बस रिप्लेस कर दिया और वहीं का वहीं वैसे ही, कोई कॉन्फ़िगरेशन में चेंज नहीं, दिस इज़ कॉल्ड रिटेंशन, दिस इज़ कॉल्ड रिटेंशन। लेकिन अगर कन्फिग्रेशन चेंज हो गया, बिल्कुल उलट गया, तो दिस इज़ कॉल्ड इन्वर्जन, दिस इज कॉल्ड इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन, दिस इज कॉल्ड रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन। लेकिन किसी पर्टिकुलर रिएक्शन में A भी मिल रहा है, मतलब B भी मिल रहा है और A भी मिल रहा है, दोनों का मिक्सचर मिल रहा है, दिस इज कॉल्ड रेसेमाइजेशन, दिस इज कॉल्ड रेसेमाइजेशन। व्हाट, रेसेमाइजेशन। दोनों का 50-50 मिल रहा है, इसका भी मिल रहा है 50-50, इसका भी मिल रहा है। सॉरी फॉर दैट, मैंने बहुत ये कर दिया ऐसा थोड़ा, पर समझाने के पर्पज़ से करा है। तो समझ गए
कन्फिग्रेशन चेंज, इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन, कन्फिग्रेशन वैसा का वैसा ही, तो रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन, दोनों मिल रहा है तो रेसमाइजेशन हो रहा है। ठीक है, मेरे ख्याल से ये क्लियर है और इतना समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट आ जाती है हमारी एलिमिनेशन रिएक्शंस। पहला पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया, उसके दोनों मैकेनिज्म समझ लिए और जो हमारी ऑप्टिकली एक्टिविटी, कायरलिटी और रिटेंशन, इन्वर्जन और अपना रेसमाइजेशन है, इसकी बेसिक हमने सब समझ लिया। ठीक, अब हमारी सेकेंड जो रिएक्शन है वो है एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, देखो तीन तरह की मोटी रिएक्शन होती हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या है, एक आ रहा होता है, दूसरा जा रहा होता है। एक होती है एलिमिनेशन में जा ही रहे होते हैं, बस कुछ आ नहीं रहा होता, और एडिशन में होता है सिर्फ आ रहे होते हैं, एलिमिनेशन में सिर्फ जा रहे होते हैं। तो एलिमिनेशन रिएक्शन में कुछ ना कुछ सब्सट्रैक्ट के अंदर से निकल रहा होगा या तुम्हारे रिएजेंट के अंदर से निकल रहा होगा। व्हेन अ हैलोअल्कीन विद बीटा हैलोजन एटम इज हीटेड, बीटा हैलोजन एटम तो उसमें प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, बीटा हाइड्रोजन क्या होता है, देखो कार्बन है ना, उससे कोई तुम्हारा एल्किल मतलब हैलोजन जुड़ा हुआ है। ठीक है, उसके पास वाले कार्बन के पास अगर हाइड्रोजन होगा तो ये अल्फा कार्बन, दिस इज बीटा कार्बन, तो इसका जो हाइड्रोजन होगा उसको हम बोलेंगे बीटा हाइड्रोजन एटम। तो ऐसा कोई भी बीटा हाइड्रोजन एटम अगर प्रेजेंट है, एल्किल हैलाइड है, तो वो क्या करेगा, एल्कोहलिक, भाई एल्कोहल प्रेजेंट होना चाहिए, एल्कोहलिक सॉल्यूशन लेंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आयन का, और वो क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे हाइड्रोजन एटम को विद द हैलोजन एटम। ठीक है, समझ गए। देखो मैंने बताया था ना, ये तो अपना अल्फा कार्बन, ये अपना बीटा कार्बन। अल्फा कार्बन कैसे, क्योंकि इससे हैलोजन अटैच है, हमेशा हैलोजन जो अटैच होगा वो अल्फा कार्बन, उसका एडजेसेंट बीटा। अब बीटा पे जो हाइड्रोजन जुड़ा है वो हमारा बीटा हाइड्रोजन। अल्फा का तो हैलोजन, बीटा का हाइड्रोजन आपस में निकल जाएंगे और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके निकल गया, ये इलेक्ट्रॉन्स दे के निकल गया, और इसमें आपस के, क्योंकि इन्हें तो अपनी वैलेंसी भी तो पूरी करनी है, ये अपनी वैलेंसी पूरी कर जाते हैं और ये निकल जाते हैं। ठीक है, एक्स इज द लीविंग ग्रुप, इस तरीके से। एज ए रिजल्ट एल्कीन इज फॉर्म्ड, और इस रिएक्शन में एल्कीन बन जाती है। ठीक, देखो अब ये रिएक्शन समझो, ये था अपना, ये है अपना अल्फा, ये अपना बीटा, यहाँ से निकलेगा, यहाँ से भी निकल सकता है। अब ये बनेगा एक प्रोडक्ट, तो एक प्रोडक्ट ये बनेगा, दोनों बनेंगे, लेकिन ये 19% बनेगा, ये 81% बनेगा। क्यों बनेगा, रीज़न क्या है, क्योंकि देखो ज़रा ना, यहाँ पर एल्कीन स्टेबल है, यहाँ पर स्टेबल एल्कीन बन रही है, यहाँ पे अनस्टेबल। जो स्टेबल एल्कीन बनेगी वो ज़्यादा अमाउंट में बनेगी, जो अनस्टेबल एल्कीन बनेगी वो कम अमाउंट में बनेगी। तुम समझ रहे हो, देखो यहाँ पे दो तरह के अल्फा हाइड्रोजन्स है, मतलब बीटा हाइड्रोजन्स है। दिस इज आर अल्फा कार्बन, दिस इज आर बीटा कार्बन, दीज आर बीटा हाइड्रोजन्स, दी इज ऑल्सो बीटा कार्बन, दिस इज ऑल्सो बीटा हाइड्रोजन्स। ठीक है, तो यहाँ से भी ले सकती है वो, यहाँ से भी ले सकती है, मतलब हाइड्रोजन को यहाँ से हाइड्रोजन लिया तब ये वाली एल्कीन बनी, विच इज़ लेस स्टेबल, इसीलिए कम अमाउंट में बनी। यहाँ से लिया था, इधर की साइड से लिया था हाइड्रोजन, तो ये वाली एल्कीन बनी, ये ज़्यादा स्टेबल एल्कीन है, इसलिए ज़्यादा अमाउंट में बनी। समझ गए, चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब पढ़ेंगे हम रिएक्शंस विद मेटल्स। मेटल के साथ रिएक्शन एल्किल हैलाइड करेगा तो क्या क्या बनाएगा। मोस्ट ऑर्गेनिक क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स, आयोडाइड रिएक्ट विद सर्टेन मेटल्स टू गिव कंपाउंड्स कंटेनिंग मेटल बोन्स। अब बहुत सारे हैं, है ना, जो मेटल्स के साथ रिएक्शन करेंगे, एल्किल ब्रोमाइड और मेटल बोन्स वाले कंपाउंड बनाते हैं। जैसे उनको हम बोलते हैं ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स, यानी कि कार्बन का मेटल के साथ जो कंपाउंड बन रहा है, ऐसे कंपाउंड को ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स बोलते हैं। जैसे RMgX बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, है ना, विच इज़ नोन एज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या होता है भाई, तुमने एल्किल ब्रोमाइड लिया, मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन कराई ड्राई ईथर में, और तुम्हारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन गया। सिंपल रिएक्शन बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जो रिएजेंट है ना भाई, ये बहुत सारी रिएक्शंस की फॉर्मेशन में यूज़ आएगा, बहुत सारी रिएक्शंस में। कैसे बनता है, सिंपल है। अब वुड्स रिएक्शन पढ़ने वाले, इसी के बारे में इन्फो दे रखा है कुछ कि फर्दर कैसे रिएक्शन करेगा। एक रिएक्शन होती है कि अगर तुम RMgX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन वाटर से कराते हो तो तुम्हें एल्कीन मिल जाती है ना, ये रिएक्शन सीधा समझ लेना। ठीक, अब हम पढ़ेंगे वुड्स रिएक्शन क्या होती है। वुड्स रिएक्शन कई बार तुम पढ़ चुके हो, 11th में भी तुमने पढ़ी होगी। उसमें क्या होता है कि एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम ड्राई ईथर की प्रेजेंस में कराते हैं और हाइड्रोकार्बन हमें मिल जाते हैं। ठीक है, ट्वाइस ऑफ Na लेंगे, ट्वाइस ऑफ RX लेंगे, और हमारा RR आपस में जुड़ जाएगा और ट्वाइस ऑफ NaX मिल जाएंगे। वुड्स रिएक्शन ऑलरेडी तुम पढ़ चुके हो, तो मुझे ऐसा पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने समझा दिया। सोडियम के साथ रिएक्शन करानी होती है ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, और तुम्हारे हाइड्रोकार्बन्स बन जाते हैं।
रिएक्शन ऑफ हेलोइरिन्स, हेलोइरिन्स की कौन कौन सी रिएक्शन आ जाती है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, भाई हेलोएल्केन में मैं समझा चुकी हूँ क्या होता है, तो वो समझाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें कुछ रेजोनेंस इफेक्ट देखने को मिलता है। रेजोनेंस इफेक्ट तुम्हें पता ही है क्या होगा, शिफ्टिंग और डांसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूरी बेंजीन रिंग में देखने को मिलेगी। देखो ये तुम्हारा क्या है, एक हेलोएरीन बोल लो, है ना, हेलोएरीन ही है, यानी कि एरल हेलाइड है। अब ये क्या कर रहा है, देखो क्लोरीन पर जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स प्रेजेंट थे वो शिफ्ट हो रहे हैं और इस तरीके से क्या है, ये रेजोनेंस हो रहा है यहाँ पे। कार्बन क्लोरीन बॉन्ड एक्वायर्स पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ड्यू टू रेजोनेंस। अब रेजोनेंस की वजह से कार्बन और क्लोरीन के बीच का जो बॉन्ड है ना, उसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाते हैं, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, बॉन्ड इनके बीच का स्ट्रॉन्ग हो जाता है कंपेयर टू दी हेलोएल्केन, जिसकी वजह से क्या होता है, द बॉन्ड क्लाइवेज इन हेलोरीन इज डिफिकल्ट देन हेलोएल्केन, देयरफॉर दे आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अगर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की रिएक्शन तो मैं इनमें बात करोगे ना, तो थोड़े कम रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि इनका बॉन्ड टूटना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इनमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस। रेजोनेंस की वजह से इनके बीच क्या हो जाता है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर, और डबल बॉन्ड कैरेक्टर सिंगल बॉन्ड से तो स्ट्रॉन्ग ही होगा, डेफिनेट सी बात है। डिफरेंस, अब रीज़न पढ़ रहे हैं। पहला रीज़न तो ये है कि क्यों ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं देते, लेस रिएक्टिव क्यों होते हैं। पहला रीज़न हमने बता दिया, रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से डबल बॉन्ड आ जाता है। सेकंड हो जाएगा डिफिकल्ट इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम एंड CX बॉन्ड, कि इन हेलोएल्कीन द कार्बन एटम अटैच्ड टू हेलोजन इज sp3 हाइब्रिडाइज, वाइल इन केस ऑफ हेलोरीन द कार्बन एटम अटैच्ड टू दी sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम। अगर हम हेलोएल्कीन में बात करें तो वहाँ पे तुम्हारा हेलोजन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से जुड़ा हुआ होता है, लेकिन हेलोएरीन में sp2 से जुड़ा होता है, ठीक है, ये रीज़न होते हैं। तो अब आ जाता है तुम्हारा इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल केटाइन। फिनाइल केटाइन क्या है, इन केस ऑफ हेलोएरीन्स द फिनाइल केटाइन फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ सेल्फ। अच्छा, तुमने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में ये देखा था, न्यूक्लियोफिलिक में जैसे SN1 मैकेनिज्म में कार्बोकेटाइन पर डिपेंड कर रही थी हमारा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं होता इसमें, ये की रीज़न ये भी दे सकते हैं हम, बिकॉज ऑफ द पॉसिबल रिपल्शन, और कुछ इसमें इट इज़ पॉसिबल रिपल्शन भी होता है। ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन वे हैं, तो कहाँ को न्यूक्लियोफाइल आके अपना इलेक्ट्रॉन, है ना, उसको तो पॉजिटिव चाहिए, पॉजिटिव मिलेगा नहीं, बेंजीन रिंग में कहाँ मिल जाएगा पॉजिटिव, ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट्स हैं, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है ही नहीं वो, इस वजह से। तो कुछ ये फर्दर 4 रीज़न उन्होंने दे रखे हैं, जो कि तुम हाईलाइट मैंने कर दिए, क्यों ये लेस रिएक्टिव होती है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। Replacement by hydroxyl group, chlorobenzene can be converted into phenol by heating aqueous source. Most important reaction and lines also. This process is called Dow process. लिख लेना अपनी कॉपी में, This process is called Dow process, जिसमें हम क्लोरोबेंजीन को लेते हैं, है ना, और उसकी इन रिक्वायरमेंट्स में अच्छे खासे हाई टेम्परेचर पे, हाई प्रेशर पे क्या कराते हैं, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन कराते हैं NOH, और ये भी 10% लेते हैं, 10% कंसनट्रेशन में, और हमारा फिनॉल बन जाता है। दिस रिएक्शन इज नोन एज डाउ प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि तुम सब्स्टिट्यूशन करा नहीं सकते न्यूक्लियोफिलिक, लेकिन जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है ना, उससे बड़ा हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे करा पाओगे, नॉर्मल पे नहीं करा पाओगे, ठीक है। लेकिन अब देखो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन इंक्रीजेज द रिएक्टिविटी ऑफ हेलोरीन्स। लेकिन अगर तुम जैसे ऑर्थो या पैरा पोजीशंस पे, ऑर्थो या पैरा पोजीशंस पे तुम इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन्स को खींचने वाले ग्रुप लगा दोगे ना, तो वो रिएक्टिविटी बढ़ा देता है हेलोरीन्स की। जैसे तुमने एक जोड़ा, तो फिर तुम्हें और कम टेम्परेचर, पहले कितना करना पड़ा था, 600 केल्विन के आसपास, अब 400 केल्विन के आसपास भी तुम्हारा काम बन जा रहा है, फिनॉल बन जा रहा है। अगर 2 ले लिए तो और टेम्परेचर डिक्रीज़ हो जाएगा, तो कम से कम 350 के आसपास हो जा रहा है 100, और 3 ले लिए ना नाइट्रो, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स, ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स हैं, इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप्स, तो भाई तुम वार्म वाटर भी लोगे ना, उस पर भी तुम्हें फिनॉल मिल जा रहा है। दिस इज नोन एज आई थिंक पिक्रिक एसिड। द इफेक्ट is pronounced when nitro group is introduced ortho para positions, ठीक। However, no effect on reactivity halorines is observed the presence of electron withdrawing group at meta position। अब क्या है, ये सिर्फ ये जो इफेक्ट हमें देखने को मिला है ना, सिर्फ ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे देखने को मिला है। अगर नाइट्रो ग्रुप को तुम मेटा पोजीशन पे लगाओगे ना यहाँ पे, तो कोई ऐसा कुछ इफेक्ट देखने को नहीं मिलता कि हाँ भाई कम टेम्परेचर पे भी तुम्हारा फिनॉल बन जा रहा है, ठीक है। तो सिर्फ ऑर्थो और पैरा पर ही ये वैलिड है।
ये भाई दिखा रखा है मैकेनिज्म कैसे कैसे होता है। नाउ आ जाएगा तुम्हारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हैलोजेन्स की पढ़ रहे हैं हम। यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक हो सकता है। इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं बताओ? पॉजिटिव स्पीसीज़ होती है और इन्हें इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होता है। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज़ होती हैं, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, खुद पॉजिटिव होते हैं, इन्हें इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है तो खुद पॉजिटिव होंगे। तो हैलोजेन्स अंडरगो द यूजुअल इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस ऑफ बेंजीन रिंग सच एज हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन एंड फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शंस। ये रिएक्शन देखने को मिलती है हमें किसमें? इसमें क्या होगा, क्योंकि बेंजीन में ऑलरेडी नेगेटिव काफ़ी प्रेजेंट है तो उसको पॉजिटिव कुछ अटैक करे, इलेक्ट्रोफाइल उस पर अटैक कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल नहीं कर सकता, है ना। अब जैसे ये था, कुछ इस तरह से हमारा स्ट्रक्चर देखने को हमें मिलेगा। कहाँ कहाँ नेगेटिव आ पा रहा है? ऑर्थो पर और पैरा पोजीशंस पर नेगेटिव देखने को मिलता है। हेंस द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन हैलोजेन्स अगर स्लोली रिक्वायर मोर ड्रास्टिक कंडीशन एज कम्पेयर टू दोज इन द बेंजीन। हैलोजिनेशन कैसे होगा? देखो तुम ये तो भाई कंपलसरी है रिएजेंट जो है, और इस तरीके से तुम्हारा मैंने अभी बता दिया कहाँ कहाँ पर नेगेटिव है तो वहीं पे आके अटैक करेगा वो। एक तो पैरा पोजीशन बताई थी और ऑर्थो पोजीशन, तो दो प्रोडक्ट मिलेंगे, लेकिन मेजर हमेशा पैरा वाला होता है, ये माइनर में बनेगा। फिर नाइट्रेशन में दिस इज़ माइनर, दिस इज़ मेजर। सल्फोनेशन में SO3H जुड़ेगा, दिस इज़ माइनर, दिस इज़ मेजर। ठीक है, रिएक्शंस देख लेना। फ्रिडल-क्राफ्ट में दो पार्ट आएंगे इसके, एक तो एसाइलेशन होकर एक एल्काइलेशन। दिस इज़ एल्काइलेशन, दिस इज़ असाइलेशन। ठीक है, दिस इज़ माइनर क्योंकि ये ऑर्थो वाला बन रहा है, और दिस इज़ मेजर। ठीक है, यहाँ पे एसिटोफिनॉन बनेगा। दिस इज़ माइनर, दिस इज़ मेजर। ठीक, पैरा वाले मेजर बनेंगे। अब आ जाता है तुम्हारा रिएक्शंस विद मेटल्स। अब मेटल्स के साथ कौन कौन सी रिएक्शन होती हैं? वुड फिटिक रिएक्शन एंड फिटिक रिएक्शन। वुड्स फिटिक रिएक्शन, हम हैलोजेन्स की बात करें, वुड्स रिएक्शन ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। वुड्स फिटिक क्या होता है? अब मिक्सचर ऑफ एल्किल हैलाइड एंड एरल हैलाइड। अब मिक्सचर लेंगे हम एल्किल हैलाइड का भी, एरल हैलाइड का भी, ट्वाइस ऑफ NaX। अब क्या होगा, ये यहाँ से भी X ले जाएगा, यहाँ से भी X ले जाएगा, सोडियम NaX बना लेगा और आपस में ये जुड़ जाएंगे। जनरली अगर ये मिथाइल क्लोराइड होता तो ये टालुइन बन जाता। ठीक है, इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? इस रिएक्शन को हम बोलते हैं वुड्स फिटिक रिएक्शन। फिटिक रिएक्शन में हमारा डाइफेनल हमें देखने को मिलता है। उसमें क्या होगा, दोनों ही हम क्या लेंगे, दोनों ही हम एराइल हैलाइड्स ले लेंगे और ड्राई ईथर ले लेंगे। वुड्स में क्या होता था, हमारा सिंपल है, वुड्स में हमारा एल्कीन बन जाता था, यहाँ पे हमें डाइफेनल देखने को मिलेगा। दिस इज फिटिक रिएक्शन, याद रखेंगे, नेमिंग रिएक्शन है। नाउ वी आर मूविंग ऑन द लास्ट पार्ट इस चैप्टर का, विच इज़ पॉली हैलोजन कंपाउंड्स। ये तुम्हें खुद भी रीड करना पड़ेगा, सारा मैं नहीं पढ़ाऊँगी, मैं हाईलाइट करी हुई चीज़ें पढ़ाऊँगी सिर्फ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम, क्योंकि ज़्यादा बड़ा पार्ट नहीं है, एक पेज का है, खुद से भी गो थ्रू कर लो। देखो पॉली हैलोजन कंपाउंड्स क्या होते हैं? कार्बन कंपाउंड्स कंटेनिंग मोर देन वन हैलोजन एटम आर यूजुअली रिफर्ड टू एज पॉली हैलोजन कंपाउंड्स। किसी भी पर्टिकुलर हाइड्रोकार्बन या कंपाउंड के अंदर, ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर एक से ज़्यादा अगर हैलोजन प्रेजेंट है तो ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं पॉली हैलोजन कंपाउंड्स। ठीक है, उसमें पहला एग्जाम्पल आ जाता है डाइक्लोरोमीथेन विच इज़ ऑल्सो नोन एज मैथिलीन क्लोराइड। इसका फॉर्मूला है CH2Cl2। इसमें दो कार्बन मतलब दो हैलोजन प्रेजेंट है। तो ये कैसे कैसे यूज़ होता है, सबसे पहले इसका यूज़ पढ़ेंगे। एज अ सॉल्वेंट यूज़ करेंगे। एज अ सॉल्वेंट समझ रहे हो, इसमें जैसे हमें कुछ और घोलना है कोई भी कंपाउंड, तो एक सॉल्वेंट के रूप में हम इसको यूज़ कर सकते हैं, पेंट रिमूव करने के पर्पस से। ठीक है, एरोसॉल में यूज़ कर सकते हैं। एज अ प्रोसेस सॉल्वेंट मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग्स, जैसे हमें ड्रग्स का मैन्युफैक्चर करना है उसके लिए हमें सॉल्वेंट चाहिए, तो हम मैथिलीन क्लोराइड को यूज़ कर सकते हैं। अब इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हैं, जैसे मैथिलीन क्लोराइड हार्म्स द ह्यूमन सेंट्रल नर्व सिस्टम। ये हमारा जो नर्व सिस्टम है ना, उसको बुरी तरीके से हार्म कर सकता है। अगर हम डायरेक्ट कांटेक्ट में आए ना, अगर मैथिलीन क्लोराइड हमारी आँख के डायरेक्ट कांटेक्ट में आए तो हमारी कॉर्निया जो होती है ना, आँख की कॉर्निया देखिए, आगे जो आँख की कॉर्निया होती है उसको बर्न कर सकती है, जला सकती है। ठीक है, तो ये इसके साइड इफ़ेक्ट है। और भी बहुत कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं, जैसे कि हमारे फिंगर्स पे, अंगूठों पे क्या हो सकती है, टिंगलिंग हो सकती है, थंबनेस हो सकती है। ठीक, और देखने और सुनने की जो कैपेबिलिटी है, अगर ये थोड़ा अमाउंट में बढ़ जाए एयर में तो देखने सुनने की कैपेबिलिटी कम हो जाती है। ये साइड इफ़ेक्ट है मैथिलीन क्लोराइड के। फिर आ जाता है तुम्हारा क्लोरोफॉर्म CHCl3 होता है, CHCl3 स्ट्रक्चर फॉर्म। अब ज़रा यहाँ पे पढ़ेंगे इसको। अगर ये इतना बढ़ गया ना तो ये क्या बेहोशी वाली हालत क्रिएट कर सकता है एयर में, अगर इसकी इतनी क्वांटिटी बढ़ जाए। ठीक, तो क्लोरोफॉर्म एक्सपोजर में कॉज डैमेज टू द लीवर, ये डायरेक्ट लीवर को भी हार्म कर सकता है।
अगर ये ज़्यादा कॉन्टैक्ट में भी आ जाए तो इंसान की जान तक ले सकता है। एंड सम पीपल डेवलप सोर व्हेन द स्किन इज इमर्स्ड क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म मतलब थोड़ा सा अगर स्किन के कॉन्टैक्ट में आता है तो जलन महसूस होती है क्लोरोफॉर्म। Chloroform is slowly oxidized to the air in the presence of light to extremely poisonous gas carbonyl chloride also known as phosgene। एक गैस होती है COCl2, उसका नाम है phosgene। ये इतनी पॉइजनस गैस है, जहरीली गैस है। कब होती है, कैसे बनती है? जब क्लोरोफॉर्म ना ऑक्सीजन के थ्रू ऑक्सीडाइज हो जाता है तो वो phosgene गैस बनाता है ना, जो कि बहुत ज़्यादा जहरीली होती है। इट इज़ देयर फॉर स्टोर, इसीलिए इसको डार्क बॉटल्स में। अब ये यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, वाई क्लोरोफॉर्म आर स्टोर्ड इन डार्क बॉटल्स? बिकॉज if when it come contact with the air it forms very poisonous gas which is called phosgene। that's why chloroform is stored in डार्क बॉटल्स, ताकि ये ऑक्सीजन से रिएक्शन ही ना कर पाए। फिर आ जाता है तुम्हारा आयोडोफॉर्म है। इट इज़ यूज्ड अर्लियर एज एंटीसेप्टिक बट एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ बट द आर ड्यू टू लिबरेशन ऑफ फ्री आयोडीन। फ्री आयोडीन की वजह से थोड़ा आयोडोफॉर्म में क्या होती है, CHI3 इसका फॉर्मूला होगा, इसमें एंटीसेप्टिक वाली प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। बाकी आप खुद से पढ़ लेना आगे। ये जो मेन चीज़ें थी वो मैंने हाईलाइट कर दी। टेट्राक्लोरो इथेन कार्बन टेट्रा क्लोराइड फीड इज स्टॉक इन द सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एंड अदर केमिकल्स। तो जो तुम्हारा CCl4 है ना, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, इट इज़ यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ एक तो डॉक्टर्स की जो मेडिसिन, फार्माक्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग मतलब दवाइयों के एक तरीके से मैन्युफैक्चर में, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के मैन्युफैक्चर और केमिकल्स के मैन्युफैक्चर में ये यूज़ होता है। और कार्बन टेट्राक्लोराइड एज आ पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट या फिर नॉन पोलर सॉल्वेंट के फॉर्म में भी यूज़ किया जाता है। ओजोन लेयर डिप्रेशन, अगर ओजोन लेयर डिप्लेट करेगी, ख़राब होगी, तो भाई अल्ट्रावायलेट रेज जो है सनलाइट की, वो हमारी स्किन पर आई पर बहुत बुरे इफ़ेक्ट डाल सकती है। फ्रेयॉन्स क्या होते हैं? द क्लोरोफ्लोरो कंपाउंड्स ऑफ मीथेन एंड एथेन आर collectively known as freons। ठीक है, freons are also may be responsible, I'm not sure, for the depletion of ozone layer। last topic, PP पैरा डाइक्लोरो, PP ये समझ रहे हो, पैरा के लिए यूज़ हो रहे हैं, ये स्ट्रक्चर है। डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो इथेन, सिंपल शॉर्ट फॉर्म DDT। इसको हम गैमेक्जीन भी बोलते हैं, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है गैमेक्जीन भी बोला जाता है। ये क्या होता है? ये पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड्स है। इंसेक्टिसाइड मतलब कीटनाशक, हिंदी में कीटनाशक मतलब जो छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं उनको मारने की जो दवाई हो जाती है। अब क्लोरीन इसमें प्रेजेंट है, क्लोरीनेटेड ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड है फर्स्ट। लेकिन बात क्या हुई, द यूज़ ऑफ DDT इंक्रीज इनर मोस्टली ऑन वर्ल्ड वाइड बेसिस आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड, प्राइमरली बिकॉज ऑफ इफेक्टिवनेस अगेंस्ट द मॉस्किटो डेस्पिट्स मलेरिया। तो जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ था ना, उसके बाद से क्या हुआ, DDT का यूज़ एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ठीक है, क्योंकि ये बहुत अच्छा प्रभाव डालता था मच्छरों को मारने को जो मलेरिया फैलाते थे। लेकिन बाद में हमें पता चला कि इट वॉज बहुत ज़्यादा ना, ये टॉक्सिसिटी है, मतलब मछलियों के लिए बहुत, और ऑल्सो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, मतलब ये ईजिली से तो भाई ख़त्म होने वाला है नहीं। तो बहुत सी कंट्रीज़ में जो है DDT बैन कर दिया गया था, वेस्टर्न कंट्रीज़ में तो बैन कर दिया गया था, लेकिन इंडिया में शायद अभी भी इसका यूज़ होता है। ये इसका स्ट्रक्चर है, चाहो तो स्ट्रक्चर एक बार गो थ्रू कर लेना, बना के देख लेना, और लेकिन पता होना चाहिए DDT क्या होता है। और ये थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बाकी खुद तो आप एक बार रीड कर लोगे इस पेज को। तो यहाँ पे आपका चैप्टर फिनिश होता है। तो 2 पार्ट्स में हमने चैप्टर को कवर अप कर लिया। ठीक है, दोनों पार्ट्स देख के जाने हैं। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक पढ़ते रहिए।